आज हम लोग बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स आप लोग फिजिक्स में भी काइनेटिक्स पढ़ रहे थे? नहीं पढ़े थे? अच्छा, वो एक ही चल रहा है ना, कोई बात नहीं। तो हमारे पास सीधा सिंपली क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग सीधा देखेंगे कि हम काइनेटिक्स मतलब होता है स्पीड का स्टडी करना। तो जब हमारे पास मूवमेंट की बात करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि कोई केमिकल रिएक्शंस होगा, और जब हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होगा तो जब हम उसकी स्पीड का या उस स्पीड केमिकल रिएक्शन स्पीड क्या होगा, मतलब रिएक्टेंट से किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में। तो कोई केमिकल रिएक्शंस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमारे पास कैसे चेंज होगा, उसका रेट क्या होगा और उस रेट को इम्पैक्ट कौन करेगा, वो सारी देखेंगे। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि रिएक्शंस पॉसिबल होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो हमारे पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई रिएक्शंस पॉसिबल हो रहा है तो वो किस रेट से चेंज होगा, या कौन कौन से फैक्टर से हमारे पास इंपैक्ट करेंगे उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होने के लिए। क्लियर? तो ये केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे, हमारे पास एक लाइन लिख लो। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, या इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, branch of chemistry where we deal where जहां पे where we deal where we deal rate of reactions, where we deal rate of reactions and factors affecting mechanism, factors affecting mechanism or rate of reactions, mechanism or rate of reactions, mechanism or rate of reactions। कि हमारे पास यहाँ पे डील करेंगे कि हमारे पास सीधा सिंपल यहाँ से सीधा एक ही बात है कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन हो रहा होगा तो किसी रेट से हो रहा होगा, रिएक्टेंट से हमारे पास प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होगा। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होगा तो उसके बारे में जितने फैक्टर्स पॉसिबल है जिसमें हम स्टडी करेंगे वही हमारे पास क्या है, केमिकल काइनेटिक्स है। अब देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शंस का अगर स्टडी करना है तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे तो हमारे पास रेट जो होगा वो अलग अलग स्पीड से हमारे पास पॉसिबल है। रिएक्शंस में हमारा जो रेट होगा वो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस को हम लोग मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारे पास जो होगा फास्ट रेट ऑफ रिएक्शंस, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन जो हो बहुत फास्ट हो। दूसरा हमारे पास मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शंस, और तीसरा हमारे पास स्लो रेट ऑफ रिएक्शंस। हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगा वो तीन पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक हमारे पास फास्ट आएगा, एक मॉडरेट आएगा और एक हमारे पास स्लो आएगा। अगर हमारे पास देखो, अगर हमारे पास बात कर रहे हैं फास्ट रिएक्शंस या स्लो, अब फास्ट रिएक्शंस की बात करेंगे। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, हल्दी में ऐसो एसिड डाला होगा, बेस डाला होगा, कलर इंडिकेटर चेंज होता है, उसमें कलर कितने देर में चेंज होता है, इंस्टेंट। मतलब हमारे पास जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चेंज होने का टेंडेंसी होगा वो क्या होगा, फास्ट। आप देखते हो गैसोलीन
मतलब वो एलपीजी का सिलेंडर जो देखते हो, वो उस पर अगर आग लगता है तो फायर कितना जल्दी कैच करता है? बहुत जल्दी, इंस्टेंटली। अगर हम कंट्रोल ना करें तो वो एक्सप्लोजन भी कर सकता है। तो हमारे पास उसका जो वो भी क्या है कि बर्न हो रहा है, तो वो भी तो एक केमिकल रिएक्शन ही है ना, तो उसका भी रेट क्या है? बहुत ज्यादा फास्ट है। मगर कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जिसका रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा? मॉडरेट होगा। तो और कुछ हमारे पास, जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करेंगे तो हमने एक रस्टिंग पढ़ा था। रस्टिंग कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। तो अगर जिसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम लगे, बहुत ज्यादा टाइम लगे, उसके बारे में भी हमें नहीं पढ़ना भी, और जिसमें बहुत कम टाइम लगे उसके बारे में भी नहीं पढ़ना। मगर हम लोग अब हम लोग पहले क्या था ना कि हमारे पास बहुत फास्ट रेट ऑफ जो रिएक्शंस होता है उसकी स्टडी ही नहीं कर पाते थे। स्टडी ही नहीं कर पाएंगे तो वो चीज़ हमारे पास, जनरली हम लोग उस चीज़ को स्टडी नहीं करते। अब उसके लिए अब एडवांस हमारे पास मशीन है। एक मशीन का नाम है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक। उसमें क्या करते हैं ना कि रिएक्टेंट को लेंगे और उसको हम लोग रिएक्टेंट्स को लेंगे, और एक हमारे पास क्या बोल सकते हैं, एक यू शेप का नहीं, क्यूबॉइड शेप का एक होता है हमारे पास शेप का। अब उसको ऐसा हम उस मशीन में इंसर्ट करेंगे तो रिएक्शंस जो होगा वो हर 10⁻⁻12 पीक, हमारे पास पीको फेम्टो, मतलब 10⁻12 और 10⁻⁻15 सेकेंड में जो चेंजेस आएगा वो ऑब्जर्व करके बताएगा। तो उसमें क्या होता है? लाइट जाता है, लाइट हमारे पास पास होगा और वो बताएगा कि उसमें केमिकल चेंजेस किस हिसाब से आ रहा है। तो वहाँ पे हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो वहाँ पे लाइट का मदद यूज करते हैं, फोटॉन्स का यूज करते हैं हमारे पास ऑब्जर्व करने के लिए। तो हम लोग वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे। हमें जो स्टडी करना है वो हमें स्टडी करना है इसको, मॉडरेट रेट, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन जो हो वो हमारे पास मॉडरेट होगा। क्लियर? तो हमें इसके बारे में पढ़ना है, ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट के लिए भी नहीं पढ़ना है, ना हमारे पास बहुत ज़्यादा स्लो के लिए। तो हम लोग पढ़ेंगे मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए। अब इसमें हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगा, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है वो समझना। रेट मतलब हमारे पास चेंज, किसी चीज़ की भी बात करेंगे, जैसे वेलोसिटी में चेंज अगर आ गया तो वही हो जाता है क्या? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? किसी केमिकल रिएक्शंस में क्या चेंजेस आएगा? कंसंट्रेशन। अगर और बेहतर ढंग से बोलें तो एक्टिव मास। मगर बात हम लोग जो करने वाले हैं वो कंसंट्रेशन के बेसिस पे बात कर लेंगे, मगर ज्यादा करेक्ट सुनने में अच्छा लगेगा एक्टिव मास। तो जो हमारे पास एक्टिव मास या कंसंट्रेशन होगा वो टाइम के साथ क्या होगा? चेंज होगा। टाइम के साथ चेंज होगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? घटेगा। और हमारे पास प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा। अब यहां से देखो, क्या कभी हमारे पास जो रेट, तो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, मगर जब हम केमिस्ट्री में बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस का तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जब रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या चेंज इन टाइम, तो वो हमारे पास, अगर रिएक्टेंट की बात करेंगे तो रिएक्टेंट का इनिशियल में हमारे पास मान के चलते हैं 5 मोलर है, तो बाद में कितना हो जाएगा? हमारे पास कुछ घटेगा, मान के चलते 3 मोलर हो गया। तो अगर हम चेंज निकालेंगे तो क्या होता है? -3 -5 आएगा। ये क्या देगा? नेगेटिव नंबर देगा। टाइम तो हमारे पास बढ़ते जाएगा, तो टाइम तो नेगेटिव नहीं देगा। अगर अभी हमारे पास 1 सेकेंड है तो बाद में हमारे पास हो सकता है 2 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद, या 1 मिनट, 2 मिनट के बाद ऑब्जर्व करें तो फाइनल टाइम हमेशा ज्यादा होगा, मगर कंसंट्रेशन क्या होगा? कम। तो उसमें जब चेंज निकालेंगे तो नेगेटिव होगा। मगर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो अगर चेंज कंसंट्रेशन, अगर हमारे पास चेंज नेगेटिव आ रहा है तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शंस कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर इतनी बात है? चलिए, रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट
with respect to time is known as rate of रिएक्शन। दूसरा बात हमारे पास अभी हमने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन पूरा नहीं लिख लेंगे, ROR, जैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SRP, SOP जैसे बात करते हो इसी तरह ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखो हमारे पास क्या क्या लिख सकते हैं, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर हमारे पास प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कि जिस इंटरवल में हमारे पास कंसंट्रेशन चेंज हुआ होगा उतने का टाइम इंटरवल। अब अगर हमारे पास रिएक्टेंट होगा तो रिएक्टेंट के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसमें चेंज क्या आएगा, नेगेटिव। तो अगर हमें रेट पॉजिटिव रखना है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट होगा तो पॉजिटिव। लिख लीजिए, इतनी बात है। अब आपके पास थोड़ा एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया, बहाने कम हैं, थोड़ा भी रेगुलर क्वेश्चंस लगाइए। हो गया, बढ़े। अब देखो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो हमारे पास 3 टाइप का होगा। आपने जैसे सेम चीज़ पढ़ा होगा, अगर हम बात करेंगे कि एक्सेलरेशन की अगर बात करेंगे तो जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, उसी तरह हमारे पास रेट भी अलग अलग होता है। या वेलोसिटी की ही बात कर लेते हैं। जैसे अगर आप यहाँ से, अगर हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर कहीं जा रहे हैं, मान के चलो कि अगर हम यहाँ पे हैं और हम लोग जा रहे हैं ध्रुवा, अगर ध्रुवा जा रहे हैं तो क्या हमारे पास यहाँ से, मान के चले यहाँ से हमारे पास ध्रुवा जाने में 10 मिनट का टाइम लगा, तो हमारे पास क्या उस ड्यूरेशन में हमारे पास स्पीड क्या हुआ होगा, कांस्टेंट हुआ होगा, या हमारे पास बढ़ा घटा दोनों हुआ होगा। जहाँ पे ट्रैफिक आया होगा वहाँ पे हम स्लो हुए होंगे, जहाँ पे हमारे पास क्लियर रोड होगा वहाँ पे हम थोड़ा सा स्पीड मूव किए होंगे। तो किसी पार्टिकुलर टाइम पे जो हमारे पास वेलोसिटी होगा वो इंस्टेंट वेलोसिटी होगा। अगर हम हमारे पास एक दूसरा हमारे पास क्या है कि एक एवरेज होगा कि हमने कितना टाइम, हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और डिवाइड बाय टाइम, ये क्या बता देगा, एवरेज स्पीड। कि थ्रूआउट द हमारे पास क्या हुआ होगा कि एक एवरेज मेंटेन करके रखेंगे, तो वो एक्चुअल तो कभी वेलोसिटी नहीं होगा ना, वो तो एवरेज है कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना टाइम लगा, तो वो क्या दे देगा हमारे पास, एवरेज। दूसरा हमारे पास हम बोल सकते हैं एक हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगा कि जब हमने गाड़ी स्टार्ट किया होगा तो उस समय कुछ मूवमेंट हुआ होगा। तो 3 टाइप का वेलोसिटी होगा। तो उसी तरह हमारे पास 3 टाइप का रेट ऑफ रिएक्शंस होता है। एक होगा हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस कि रिएक्शंस में कंसंट्रेशन जो चेंज हुआ वो कितना टाइम लगा। तो वो एक हमारे पास जो टाइम, और जो हमारे पास टाइम का रेंज होगा ना, वो थोड़ा सा वाइड रेंज होगा। अगर वाइड रेंज होगा, वाइड मतलब समझ रहे हो ना कि एक लंबा टाइम ड्यूरेशन का रहेगा, तो एक लंबा टाइम ड्यूरेशन का रहेगा तो वो आ जाएगा हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। क्लियर। दूसरा हमारे पास है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस, किसी भी इंस्टेंट पे, मतलब वो हमारे पास, जैसे अगर हम पता करना चाहेंगे, जैसे हमने फोन कर लिया कि अगर वो मूव कर रहा होगा तो कहीं पे, मान के चलो कि किसी जगह पे हो, तो उसने हमने उसको फोन किया, भाई कितने स्पीड से घूम रहा है, तो जो भी होगा वो क्या होगा, उस इंस्टेंट का हमारे पास वेलोसिटी होगा। तो किसी इंस्टेंट पे हमारे पास कितने, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम पे कितने हमारे पास कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा होगा।
विद इन 1 सेकेंड, या फिर एग्जैक्ट हमारे पास उस टाइम पे कितना हमारे पास कंसंट्रेशन में चेंजेस आ रहा होगा। और तीसरा होगा इनिशियल, कि जब हमारे पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से हमारे पास जस्ट प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा, पहला रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर जब फॉर्म हुआ होगा उस समय कुछ रेट होगा। तो हम लोग 3 रेट को देखने वाले हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा यहाँ पे ये तो लिखवा दिए ना पॉजिटिव पॉजिटिव। तो सबसे पहला हमारे पास जो पढ़ेंगे वो फर्स्ट पढ़ेंगे एवरेज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। दूसरा हमारे पास इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। और थर्ड हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा इनिशियल, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शंस। लिख लीजिए। इतना है कि जितना में तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए तुम्हारे जेई मार्क्स पे। क्या बात है, आज लिख रहा है। पीयूष नहीं आया है आज। दिशा चलो हो गया। क्या चे? पेन खत्म हो गया। चले बढ़े आगे। चलिए अब हमारे पास एक रिएक्शंस ले लेते हैं। मान के चलो कि ए हमारे पास एक ए रिएक्शंस, ए से हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा होगा, प्रोडक्ट। ए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा। तो अगर हमने माना कि टी हमारे पास टी इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 मतलब हमारे पास इनिशियल, या आपको अगर अच्छा लगे तो t इज इक्वल टू t1 पे ले लीजिएगा, किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे 0 पे ही ले लेते हैं। तो अगर हमारे पास बस क्या करना है, टाइम इंटरवल हमारे पास अच्छा खासा होना चाहिए एवरेज निकालने के लिए। अच्छा पहले तो हमने लिखा ही नहीं, हेडिंग नहीं है। हमने जो पहला बात करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो एवरेज जब भी हमारे पास किसी नंबर्स का निकालते हैं तो उसमें हमारे पास टाइम जो टाइम रेंज होगा वो अच्छा खासा होता है। तो अगर हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे तो इसमें अगर हमारे पास बात कर रहे हैं कि ए रिएक्टेंट है और इससे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो जब हम t इज इक्वल टू 0 पे हम बात कर रहे हैं तो इसका कंसंट्रेशन ले रहे हैं हमारे पास A1। अच्छा स्मॉल में ले लेते ताकि बेहतर होगा, हमारे पास A1। और जब हम T2 की जब टाइम हमारे पास जब T1 आ जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन हमारे पास मान लेते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास A2। क्लियर? हमारे पास कुछ T1 टाइम के लिए हमारे पास, तो अगर हमारे पास यहां से रेट ऑफ रिएक्शंस निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस अगर हमारे पास निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस यहां पे T1 मतलब T1 हमारे पास अच्छा खासा टाइम होगा। ऐसा नहीं कि मतलब 1 सेकंड के बाद निकाल लिए हैं, ये टाइम ड्यूरेशन हमारे पास अच्छा खासा होगा। या फिर इसको बेहतर होगा कि हमारे पास इसको T1 कंसिडर कर लें और इसको T2, और T1 T2 के बीच हमारे पास अच्छा खासा डिफरेंस है। तो अगर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय हमारे पास क्या आएगा, टाइम इंटरवल, या टोटल टाइम भी लिख सकते हो, टाइम इंटरवल। अब देखो हमारे पास रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के लिए हमारे पास हमेशा
नेगेटिव लगाएंगे क्योंकि चेंज हमें निकालना है। तो यहां से हमारे पास या तो लिख दो कि हमारे पास A2 माइनस हमारे पास A1 लिख लो। A2 हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम T2, और A1 क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T1 डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 आ जाएगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, जब हमारे पास लार्ज चेंजेस होता है तो ये डेल्टा यूज करते हैं। तो डेल्टा ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं ताकि फॉर्मूला भी बन जाए। तो अगर हमारे पास ये रेट कैसा होगा, अगर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस, ये अगर हम बात करेंगे एवरेज का, क्या बात कर रहे हो यार, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन, सॉरी चेंज इन टाइम्स, ये हो गया हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस का। अगर हमारे पास इसी चीज का अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखना चाहें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखना चाहें तो कैसा नजर आएगा वो थोड़ा सा देखना। मान के चल रहे हैं कि ये कोई रिएक्शंस होगा, हमारे पास ये जो y एक्सिस है वो कंसंट्रेशन है और ये हमारे पास है टाइम। किसी रिएक्शंस के लिए हमारे पास ये कर्व है, किसी रिएक्शंस के लिए कर्व है, तो ये हमारे पास जो कंसंट्रेशन है ये रिएक्टेंट का है। रिएक्टेंट का टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा। अगर प्रोडक्ट होता तो टाइम के साथ कंसंट्रेशन क्या होता, बढ़ता। तो अगर हमारे पास ये रिएक्टेंट के बेसिस पे अगर हमारे पास कर्व अगर हमने ड्रॉ किया हुआ है तो देखो हमारे पास एवरेज जब निकालेंगे तो कंसंट्रेशन एट T1, कंसंट्रेशन एट T1, और हमारे पास दूसरा जो टाइम निकालेंगे वो कंसंट्रेशन एट T2। कंसंट्रेशन जब टाइम T1 था तो कंसंट्रेशन C1, टाइम हमारे पास जब T2 था कंसंट्रेशन हमारे पास C2। तो अगर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस इस केस में निकालोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, C2 माइनस C1 डिवाइड बाय T2 माइनस। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अगर हमें निकालना होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस तो ऐसे निकालेंगे। क्लियर। और रिएक्टेंट के बेसिस पे निकाल सकते हो, प्रोडक्ट के बेसिस पे भी निकाल सकते हो। अगर हमारे पास प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर लिखोगे, अगर प्रोडक्ट का हमारे पास क्या चीज, कहां पे नेगेटिव आएगा, यहां पे, अरे अगर बहुत है यार, देखो साइन अगर माइनस अगर तुम यहां पे पुट करना चाहोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना। तो अगर हमारे पास, अच्छा यहां से देखो, अच्छा सॉरी 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 मेरा ही गलती है, C2 से मैं घटाए ना, सॉरी माय मिस्टेक, हमने लगा कि C1 माइनस C2 लिखा है। यहां पे हमारे पास देखो फाइनल कंसंट्रेशन A2, अच्छा यहां पे भी हमारे पास था, ठीक है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट के बेसिस पे अगर करेंगे, अगर हमारे पास फिर से ये y एक्सिस क्या है, कंसंट्रेशन, और ये हमारे पास टाइम है, और अगर हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो गया। अगर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बेसिस पे रेट अगर निकालना चाहोगे तो फिर से वही काम करेंगे, एक बार हमारे पास किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे निकालेंगे। अरे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं हो रहा, वो बस हद है, रुक जाओ आएगा टाइम मेरा भी। तो जब हम बोलेंगे ना कि ये कैसे गलत हो गया, कुछ नहीं है, काइंड ऑफ ह्यूमन एरर था। चलो जब हमारे पास पार्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन, फिर हमारे पास टाइम बढ़ा देंगे, फिर हमारे पास कंसंट्रेशन, हमारे पास ये अलग अलग रेट, जो अगर ग्राफ हमारे पास ये जो ग्राफ बना रहे हैं ना कंसंट्रेशन का, वो अलग अलग हमारे पास अलग अलग रिएक्शंस के लिए कर्व भी अलग अलग होगा। तो हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शंस ले रहे हैं जिसका प्रोडक्ट का हमारे पास ये जो था वो हमारे पास रिएक्टेंट था, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है,
और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो किसी हाइपोथेटिकल रिएक्शंस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा कर्व होगा तब हमारे पास, अगर यहाँ पे T1 पे हमारे पास टाइम पर कंसंट्रेशन C1 होगा और यहाँ पे T2 पर हमारे पास C2 होगा, तो यहाँ पे अगर रेट ऑफ रिएक्शंस निकालेंगे एवरेज, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, C2 माइनस C1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। इस केस में C2 हाइयर होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लिख लीजिए। हो गया, थोड़ा जल्दी कीजिए। आपने अगर, हाँ नवनीत बताओ, 2 पॉइंट्स दिया रहता तो स्लोप कैसे निकालते हो? 2 पॉइंट्स अगर दिया रहे 2D में, अगर हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ x1 y1 और y हमारे पास x2 y2, तो अगर उसमें हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन का दिया हुआ है, क्या गौर से देखो तो क्या हमने वही काम किया है क्या? अगर हमारे पास इस केस में हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता, हमारे पास T1 C1, यहाँ पे T2 C2, तो अगर 2 पॉइंट्स है तो स्लोप कैसे निकालते हैं? क्या वही है? तो सेम हम लोग काम करेंगे। अच्छा, अब अगर हमें सीधे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें पता करना होता है कि हमारे पास एक पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर स्लोप पता करना होता है तो क्या करते हैं? टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस अगर हमें निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस निकालना है, तो हमारे पास क्या होगा कि हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करेंगे कर्व में। मगर अगर हम लोग यहाँ पे, अगर हम इस एक्सप्रेशन में अगर वापस आएंगे तो क्या होगा कि इंस्टेंटेनियस करने का मतलब चेंज इन टाइम क्या होगा? टेंस टू 0, कुछ नहीं, लिमिट का यूज करेंगे। तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग लिखने वाले हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस में। तो सेकेंड नंबर हमारे पास है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन स्लोप भी क्या बताता है? चेंज ही तो बताता है कि हमारे पास अगर एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के हमारे पास चेंज क्या होगा, तो सेम हमारे पास रेट भी क्या बता रहा है? चेंज ही बता रहा है केमिकल रिएक्शंस में। तो हमारे पास जब इंस्टेंटेनियस, अगर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस अगर हम बात कर रहे थे, ये क्या था हमारे पास? डेल्टा ए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन हमारे पास टाइम, ये एवरेज था। अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? लिमिट लगा देंगे। लिमिट t इज इक्वल्स टू t टेंस टू 0। अगर t टेंस टू 0 हो जाएगा तो ये चेंज हमारे पास टाइम क्या होगा? बहुत कम। तो ये किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे बताएगा क्या हमारे पास कंसंट्रेशन। तो ये क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या बात समझ में आया? प्योरली ये मैथ का एक्सप्रेशन है। तो क्या बात समझ में आया?
जब हमारे पास इसकी ग्राफ की अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम इसके ग्राफ का बात करेंगे तो देखना ग्राफ में हमारे पास क्या ऑब्जर्व होगा। अगर हमारे पास ये बात, रिएक्टेंट के पहले बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास ये स्लोप अगर रिएक्टेंट का है, यहाँ पे फिर से आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन और यहाँ पे टाइम। तो हम लोग अगर हमें एक पार्टिकुलर पॉइंट्स पे अगर हमें पता करना होता है कि हमारे पास उस पार्टिकुलर पॉइंट्स पे हमको पता करना है स्लोप, तो हम लोग क्या करते हैं, कर्व पे उस पॉइंट पे क्या करेंगे, टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो अगर हमारे पास मान के चलें कि इस पॉइंट पे हमें पता करना था, तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। हमें पता करना था इस टाइम पे, कोई एक पार्टिकुलर टाइम होगा हमारे पास t1 या t कंसिडर करते हैं, इस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो इस पॉइंट पे हमने टैंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब बाकी क्या करेंगे, यहां से हम लोग अगर एंगल पता है तो सीधा निकल जाएगा हमारे पास। अगर टैंजेंट अगर हमारे पास यहां से पता चल जाएगा कि एंगल कितना है, तो हमारे पास पता चल जाएगा टैंजेंट। तो सीधा सिंपली क्या है कि अगर कर्व हमारे पास ये निकालना है, अगर इंस्टेंटेनियस, तो सीधा सिंपली कर्व पे उस टाइम पे हमें क्या करना है, टैंजेंट ड्रॉ करना है। अच्छा, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास कर्व का इक्वेशन दिया होता है तो उस पर क्या करोगे, इसका मतलब क्या आ गया, ये जो चेंज होगा बहुत स्मॉल चेंज होगा, और जब स्मॉल चेंजेस होता है तो उसके लिए डेल्टा का साइन हमारे पास ये डी लिखते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टी, डी ए बाय डी टी। अब यहाँ पे सब में हमारे पास क्या था, नेगेटिव, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन ए क्या था, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट था ना, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज नेगेटिव आएगा। तो रेट ऑफ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास, इसी तरह हम प्रोडक्ट का भी बना सकते हैं। तो उसमें भी हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट्स पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो उस पॉइंट पे हमारे पास पता चल जाएगा, उस टैंजेंट पे पता कर लेंगे कि स्लोप क्या है, तो उसका हमारे पास सीधा सिंपल निकल जाएगा। फिर से उसका हमारे पास रेट, तो रिएक्टेंट के बेसिस पे भी और हमारे पास प्रोडक्ट के बेसिस पे भी। तो आपको यहाँ से ख्याल रखना है ये टर्म्स, ऊपर वाला ये हमारे पास, अच्छा यहाँ पे लिखे नहीं, ये कौन सा रेट है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस इंस्टेंटेनियस। अगर हमारे पास प्रोडक्ट के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं ये कर्व, ये ऐसे आएगा। अब इसमें अगर हमारे पास करेंगे तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे मान के चल रहे हैं कि इस पॉइंट पे अगर हमें निकालना है तो हमें टैंजेंट इस पॉइंट से ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन, और ये हमारे पास टाइम। तो अगर ग्राफ से भी बोलेगा तो ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से दो चीज काम कर सकते हो, या तो एक ऊपर ट्रायंगल कंप्लीट, ऊपर वाला ट्रायंगल बना लो, या नीचे वाला बना लो, किसी बेसिस पे निकाल लो। तो सीधा सिंपली अगर हमारे पास कर्व का इक्वेशन दिया होता है तो उसका dy बाई डी एक्स कर देते हो, क्या दे देगा, स्लोप दे देगा। चलिए लिख लीजिए, हाँ बोलो बाबू। नहीं नहीं, स्लोप हमारे पास क्या है, अगर इस केस में अगर नेगेटिव आएगा तो वो क्या है, रेट बता रहा है ना। तो रेट हमने क्या लिखवाया था, रेट ऑफ रिएक्शंस ऑलवेज पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। बस वो है, वो बताएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन से रिएक्टेंट के बेसिस पे निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा, प्रोडक्ट के बेसिस पे निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो रिएक्टेंट के बेसिस पे निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हो, ये डेल्टा टी के इंटरवल पे जो हमारे पास है ना, टी तो नहीं है, डेल्टा टी चेंज इन टाइम जो होगा वो टेंस टू 0 होगा। अब बात आगे बढ़े,
नेक्स्ट अब हमारे पास जो होगा रेट ऑफ रिएक्शंस, वो हम क्या पढ़ रहे थे, इनिशियल, कि हमारे पास रिएक्शंस। अब यहाँ से देखो इनिशियल वाले में एक फेनोमेना, बाकी से डिफरेंस क्या है वो समझना। क्या अभी तक हम लोग जो रेट निकाल रहे थे वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बेसिस पे दोनों पे पता कर रहे थे। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बेसिस पे पता कर रहे थे, मगर जब इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शंस पता करेंगे तो ग्राफ का हमारे पास प्रोडक्ट का ग्राफ प्लॉट ही नहीं हुआ होगा। बात समझ रहे हो कि जस्ट हमारे पास पहला मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्ट में, वो जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो प्रोडक्ट का हमारे पास प्रोडक्ट का ग्राफ प्लॉट ही नहीं हुआ होगा। तो प्रोडक्ट के ग्राफ अगर कभी आए तो प्रोडक्ट के ग्राफ के बेसिस पे किसी कभी भी हम लोग इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शंस नहीं पता कर सकते हैं, सिर्फ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बेसिस पे पता कर सकते हैं। तो एक पॉइंट्स कभी पूछा जा सकता है। हमारे पास तीसरा, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शंस। तो इसमें हमारे पास अब जो लिखेंगे, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शंस इंस्टेंटेनियस, सॉरी इंस्टेंटेनियस बोल रहे हैं, इनिशियल। इनिशियल, तो इनिशियल के लिए अब हम लोग टर्म्स जो हो जाएगा वो यहाँ पे अब यूज करेंगे, क्या था, लिमिट लिखेंगे, डेल्टा टी के जगह पे लिखेंगे टी टेंड्स टू 0, मतलब हमारे पास चेंज इन टाइम कर ही नहीं रहे हैं, इनिशियल ही टाइम कर रहे हैं। क्या है वो, कि इनिशियल ही टाइम हमारे पास 0 है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा डी ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय हमारे पास डी टी। तो ये कुछ नहीं है, इनिशियल रेट है, इंस्टेंटेनियस ही रेट है, बस किस पर पता कर रहे हैं, जब हमारे पास जस्ट रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा। ये कुछ दोनों में से कोई डिफरेंस नहीं है, हमारे पास सेम ही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस है, बस हम टाइम जो पहला सेकंड होगा या जो पहली बार हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा वो इनिशियली में हम लोग ने पता कर रहे हैं, और कुछ नहीं। जैसे आप पता करते हो ना, जैसे कोई इनिशियल वेलोसिटी लेते हो और फाइनल वेलोसिटी लेते हो ना, यू और कैपिटल वी, तो जो यू लिखते हो ना इनिशियल वेलोसिटी, वही चीज है हमारे पास, वो भी तो एक इंस्टेंट पे ही वेलोसिटी होगा। सेम चीज ये भी कि हमारे पास इंस्टेंट पे ही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस होगा, बस ये क्या होगा, इनिशियल पे होगा और कुछ नहीं। This is only for initial, या फिर दिस वेयर लिख सकते हो, वेयर t टेंस टू 0, मतलब इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम। तो इट इज अ काइंड ऑफ instantaneous rate of reactions, but just after reaction is about to start, कि जब हमारे पास ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है और रिएक्शंस है, बस क्या है कि जिस समय हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट हो रहा होगा। तो अगर हमारे पास और दूसरा पॉइंट जो हमने बोला था कि अगर हम ये जो हमारे पास होगा, अगर ग्राफ से अगर निकालना चाहेंगे तो प्रोडक्ट का जो ग्राफ होगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, उससे हम लोग पता नहीं कर पाएंगे, सिर्फ रिएक्टेंट के बेसिस पे हम लोग रिएक्टेंट के कर्व से पता कर पाएंगे। Initial rate of reaction can be calculated by using graph of reactant। हमारे पास इसमें क्या होना चाहिए, ग्राफ किसका होना चाहिए, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का।
कुछ ऐसा। यहाँ से देखो ये हमारे पास कैसा है, ये टाइम हमारे पास है और ये क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन। तो टाइम हमारे पास जब जीरो होगा तो हम जो टैंजेंट जो ड्रॉ करेंगे वो हमारे पास इनिशियल पॉइंट्स पे, मतलब जस्ट इसी पॉइंट पे हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। ये कुछ ज़्यादा हिंकती, अच्छे से ड्रॉ कर लेना तुम लोग। बस हमारे पास क्या होना चाहिए कि इसी पॉइंट से बस हमारे पास टैंजेंट ड्रॉप पास होना चाहिए। ये हमारे पास रिएक्टेंट का है, रिएक्टेंट का हमारे पास कंसंट्रेशन है, लिख लीजिए। अच्छा, हमने एक यूनिट लिखना भूल गए, हम लोग उसी समय बात कर लेना चाहिए था यूनिट का। रेट ऑफ रिएक्शंस का यूनिट क्या होगा? कंसंट्रेशन के लिए क्या यूज करें? मोल पर लीटर, ये लिखोगे मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोलारिटी पर सेकेंड। तो मोलारिटी क्या है हमारे पास? मोल पर लीटर। और हमारे पास ये अगर हमारे पास ये क्या था कंसंट्रेशन, तो मोलारिटी पर सेकेंड या फिर मोल पर लीटर पर सेकेंड आ जाएगा। हो गया ये रे? इतना ज्यादा भी नहीं हो रहा है जितना रिएक्ट करे। हो गया जल्दी। अरे दो ही लोग लिख रहा है तुम लोग। चलो देखना हमारे पास नेक्स्ट यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। हमारे पास यूनिट रेट ऑफ रिएक्शंस, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस हमारे पास क्या था? चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर वहीं पे, अगर जहां पे सबसे पहली बार रेट बताया था, अगर वहीं पे लिख सकते हो। अच्छा हम तो लिख ही सकते हैं, अगर तुम लोग लिख सकते हो तो यहां पे अगर हमारे पास यहां से हम यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन जो लेंगे वो मोलारिटी डिवाइड बाय हमारे पास नीचे क्या है टाइम, टाइम हमारे पास उसका लेंगे सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा? मोल, इसे मोलारिटी पर सेकेंड। अब मोलारिटी को क्या लिख सकते हैं हमारे पास? मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब यहां से दूसरा एक और आएगा हमारे पास। अब अगर हमारे पास गैसियस रिएक्शंस रहा तो उस केस में हमारे पास जो कंसंट्रेशन वाला काम करेगा वो प्रेशर करेगा। तब यहां से देखो इफ एक्टिव मास, अच्छा यहां पे चेंज कर लेते हैं, स्टार बना लेते हैं थोड़ा। इफ एक्टिव मास इज प्रेशर, कि जब हमारे पास प्रेशर की बात करेंगे और आगे हम लोग देखेंगे तो उस केस में हमारे पास यूनिट जो आएगा, यूनिट जो होगा रेट ऑफ रिएक्शंस का, वो क्या आ जाएगा हमारे पास? एटीएम। प्रेशर के लिए जो हम लोग यूज करेंगे जनरली एटीएम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एटीएम पर सेकेंड। और हम लोग आगे ये भी देखेंगे कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक दूसरे का कन्वर्जन भी देखेंगे। प्रेशर, जब हमारे पास गैसियस रिएक्शंस होगा तो उस केस में कंसंट्रेशन क्या लेते हैं?
या हमारे पास जो एक्टिव मास होता है वो प्रेशर लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स वहां पे आपको बताया था ये, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रिया, केमिकल इक्विलिब्रिया में आपको बताया था। पार्शियल प्रेशर तो अलग चीज है कि अगर बहुत लोग, बहुत गैसेस अलग अलग प्रेशर लगा रहे हैं तो एक इंडिविजुअल गैस के द्वारा जो प्रेशर लगाएगा उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। नहीं नहीं नहीं, अच्छा मतलब वो तो ये पूछ रही है कि ऐसा हमारे पास क्या क्या इससे रिलेटेड है। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक्स बोल रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स का छोटा मोटा कहीं कहीं यूज होगा, उतना ज़्यादा यूज नहीं होगा। हम क्या बोल रहे थे, मैथ्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, कम से कम मैथ्स का इंटीग्रेशन बेसिक मैथ फिजिक्स में नहीं हुआ है तो इंटीग्रेशन वहाँ पे पढ़े थे ना, वही सारा कुछ कुछ यूज करेंगे हम लोग। फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव करेगा, ये प्योर फिजिकल केमिस्ट्री होगा जिसमें हम लोग मैथ्स को इन्वॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन और मैथ्स का कोई बहुत सारे रिलेशन हम लोग यूज करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग जो लिखने वाले हैं सुनना, नेक्स्ट अब हमारे पास जो होगा वो रेट ऑफ रिएक्शंस लिखने वाले हैं, रेट ऑफ अपरेंस और रेट ऑफ डिसअपरेंस के बेसिस पे। अब ये रेट ऑफ अपरेंस और रेट ऑफ डिसअपरेंस क्या है, रिएक्टेंट हमारे पास क्या होगा, धीरे धीरे डिसअपेयर होगा, कम होगा, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, अपेयर होगा। तो इस वजह से लिखते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब उसके बेसिस पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस देखेंगे। क्लियर? अब उस केस में हमारे पास क्या होगा कि रिएक्शंस में हमारे पास देखने को मिलेगा स्टोइकोमेट्री का रूल। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, रेट ऑफ रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ rate of appearance, इसको लिख लेंगे ROA, एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये आ जाएगा ROD। तो देखो रेट है हमारे पास, फिर से जैसे रेट ऑफ रिएक्शंस हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, अगर नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव कर लेंगे। उसी तरह हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी हमारे पास क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें हमारे पास कुछ नहीं होता, सेम चीज होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और कुछ चेंज नहीं है। मगर हमारे पास इसको रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे तो उसमें हमारे पास चेंजेस आएगा। तो जैसे अगर हमारे पास कोई रिएक्शंस ले लेते हैं, हमारे पास एक जनरल रिएक्शंस ले लेते हैं, हमारे पास रिएक्शंस है A प्लस B से हमारे पास फॉर्म कर रहा है C प्लस हमारे पास D। अब यहाँ से दो काम कर सकते हैं, या तो हमारे पास ये रिएक्शंस बैलेंस करेंगे तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा, अब वो रियल ले सकते हैं, और या हमारे पास जनरल, जैसे ABC ले लिए तो जनरल ही कर देते हैं। अब हमारे पास जनरल जब कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास P होगा, ये हमारे पास Q, यहाँ पे R और यहाँ पे S। ये PQRS क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो आप बैलेंस करते हो ना 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ये जो नंबर लिखते हो वही है हमारे पास, वेयर P, Q, R एंड S आर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब यहां से देखना, इस केस में हमारे पास अगर रेट ऑफ, पहले तो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस पता होना चाहिए, तो अपेयर कौन होगा, प्रोडक्ट, डिसअपेयर कौन होगा, रिएक्टेंट। तो अगर हमारे पास रेट, एक ही कलर का है चलते रहता है, सामने पड़ जाता है। हमारे पास अगर रेट ऑफ डिसअपेरेंस की बात करेंगे तो डिसअपेयर कौन कौन होगा, ए और बी। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस अगर हम लिखना चाहेंगे ए का, अगर हम ए का अगर लिखना चाहेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय
dt। ये अगर हमारे पास रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, घटेगा, यहां पे माइनस लग जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जैसा ही देखने को मिल रहा है, मगर हमारे पास उस केस में हमने स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंसीडर नहीं किया था। अब अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो अभी हमारे पास ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस। हो सकता है रेट ऑफ डिसअपेरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। कब और कब नहीं होगा वो देखेंगे अभी। दूसरा हमारे पास रेट ऑफ डिसअपेरेंस अगर हम बी का लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, dB बाय हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dt। और दूसरा अगर हमारे पास रेट ऑफ अपरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे C का अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव अवर नहीं आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C बाय dt या dC बाय dt। दूसरा रेट ऑफ अपरेंस ऑफ अगर हम D की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास D बाय dt। क्लियर। अब अगर हमारे पास ये था रेट ऑफ अपरेंस और रेट ऑफ डिसअपेरेंस, अब हमारे पास क्या है कि अगर इसके बेसिस पे रेट ऑफ रिएक्शंस लिखना चाहेंगे तो क्या होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आप लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शंस वो क्या होगा कि जो स्टोइचोमेट्री है, जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं और उसके रेट ऑफ डिसअपेरेंस से हमारे पास मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट ऑफ अपरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस बन जाएगा। तो जब किसी रिएक्शंस का कोएफिशिएंट 1 होगा तो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शंस और हमारे पास रेट ऑफ अपरेंस या डिसअपेरेंस सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं, ये होगा 1/p ऑफ रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ A इज इक्वल्स टू, हमारे पास B के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शंस लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहला, अच्छा यहाँ से माइनस पहले मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो अभी नहीं लिखेंगे, हमारे पास रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ हमारे पास B बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट कितना है इसका, Q, 1/Q इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या आ जाएगा 1/R रेट ऑफ अपरेंस ऑफ C इज इक्वल्स टू 1 बाय हमारे पास 8 रेट ऑफ अपरेंस ऑफ D। अब यहां से हाँ सब बराबर होगा। अब यहां से लिख सकते हैं रेट ऑफ अपरेंस क्या था हमारे पास, 1/P dA बाय dt। हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस क्या बोल रहे थे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट है ये, सब में इक्वल ही चेंज होगा रेट ऑफ रिएक्शंस। अगर हमारे पास जैसे अगर हमारे पास 1 मोल है, इसका 2 मोल रिएक्ट करके अगर फॉर्म किया तो ये दोनों साथ में कंज्यूम नहीं होगा, तो किसी एक को भी देख के हम नहीं पता कर सकते हैं, तो वही एक को देख के पता करते हैं। जैसे अगर हमारे पास रिएक्शंस होगा तो सिर्फ हमारे पास एक ही रिएक्टेंट थोड़ी कंज्यूम होगा, उसी सेम रेशियो में हमारे पास क्या होगा, सेम रेशियो नहीं बोलेंगे, जो भी हमारे पास स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसके रेशियो में हमारे पास वो कंज्यूम होगा। तो अगर हमने किसी एक को भी अगर देख रहे हैं तो उसके बेसिस पे भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस निकाल सकते हैं। पूरा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, पूरा का पूरा रिएक्टेंट मालूम होना चाहिए या पूरा का पूरा प्रोडक्ट मालूम होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। हमारे पास अगर किसी एक केमिकल स्पीसीज को भी देखेंगे तो अब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस पता चल जाएगा। यहां पे हमारे पास क्या जाएगा, -1/Q हमारे पास dB बाय dt इज इक्वल्स टू, तो यही याद रखना है, नेगेटिव रिएक्टेंट में क्यों लग रहा है, क्योंकि वो हमारे पास टाइम के साथ कंसंट्रेशन उसका डिक्रीज करेगा। तो ओवरऑल पॉजिटिव रखना, तो नेगेटिव से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू हमारे पास 1/R यहां पे आ जाएगा C dC बाय हमारे पास dt इज इक्वल्स टू 1/S हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D बाय dt। ये लिख लीजिए। आपको हो सकता है एक बार जेई में या पूछा था या नीट में पूछा था, एक सिंपल सा रिएक्शन दे दिया हुआ था, बोला था रेट ऑफ अपरेंस और डिसअपेरेंस के बेसिस पे रेट ऑफ रिएक्शंस का एक्सप्रेशन लिखें, और शायद था वो हाइबर प्रोसेस का, आगे भी हम लोग करेंगे, पहले इतना लिख लीजिए। क्या चे रिसिप्रोकल, जो देखो यहां से हमारे पास क्या बात, एक तो जो बोलते हैं वो पर लीटर या पर मोल के बेसिस पे लेते हैं, तो जब हम अगर रिसिप्रोकल के बेसिस पे, क्योंकि देखो यहां पे इसका पी मोल और इसका क्यू मोल, तो पर मोल के बेसिस पे बात करते हैं,
तो पर मोल के बेसिस पे बात करेंगे तो इस यहाँ पे हमारे पास का पी मोल बोल सकते हैं ना, तो पर मोल के बेसिस पे बात करते हैं, इसलिए रेसिप्रोकल में लेते हैं। हो गया। बढ़े, चलिए जैसे देखो अगर हमारे पास रिएक्शंस है, हमारे पास N2 प्लस हमारे पास 3H2, अगर ये हमारे पास बनाएगा 2NH3, अगर ये रिएक्शन दिया हुआ है, अगर इसका अगर हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शंस, अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शंस लिखना है रेट ऑफ अपरेंस और डिसअपरेंस के बेसिस पे, तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस dN2 डिवाइड बाय dt इज इक्वल्स टू -1/3 हमारे पास dH2 डिवाइड बाय dt इज इक्वल्स टू 1/2 हमारे पास dNH3 डिवाइड बाय dt। ये एग्जैक्ट एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। हाँ, तो ये तो इस टाइप का अगर आएगा गलती से कर तो लोगे। बस प्रॉब्लम क्या है ना कि आपसे उम्मीद ये चीज थोड़ा सा लग जाता है डमाडोल कि क्वेश्चंस बड़ा इजी होता है, मगर जब वो चैप्टर खत्म हो जाता है ना तो धीरे धीरे आप लोग क्या हो जाता है ना, भूलने शुरू कर देते हो। ऐसा हो रहा है ना कि अगर हम लोग अभी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसके जस्ट पहले जो सॉल्यूशन पढ़े हैं ना वो भी थोड़ा सा धुंधल होने लगा है। सब याद है ना, तो वो तो टेस्ट पे पता चलेगा कि कितना याद है किसको। तो नहीं करते तो इसमें गलती किसका है, हमारा। तो कर लो। अरे देखो दूसरे को ब्लेम करना बड़ा इजी होता है, तो ब्लेम कर लो। तो इस तरह का हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन रहेगा तो उसमें हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं इंटर कन्वर्जन। जो प्रेशर और कंसंट्रेशन वाला था ना, तो एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देखेंगे। हाँ बोलो। अरे वहां पे ये स्टोकोमेट्री गायब कर देगा, नेगेटिव का पॉजिटिव कर देगा। अरे ऑप्शन क्रिएट करने के लिए इतना सोचना पड़ता है। यहाँ पे मान के सब में पॉजिटिव पॉजिटिव कर दिया, यहाँ पे जो स्टोकोमेट्री था वो रेसिप्रोकल करने के बजाय डायरेक्ट हमारे पास उससे मल्टीप्लाई कर दिया। हो गया। चलिए अब हमारे पास देखना यूनिट कन्वर्जन। हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन बिटवीन मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड एटीएम पर सेकेंड। तो गौर से देखो हमारे पास ये यूनिट कन्वर्जन करेंगे तो पहला तो पर सेकेंड का कोई मतलब नहीं, दोनों में ही पर सेकेंड है। मतलब हमें चेंज क्या करना है, मोल पर लीटर को चेंज करना है किसमें, एटीएम में। अब देखो हमारे पास यहां से जब हम बात कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन, टाइम का बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम दोनों में है, तो जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अब आपको पता है पीवी इज इक्वल्स टू, तो अगर हमारे पास
N बाय वी लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हमारे पास P बाय आर टी लिख सकते हैं। यहां से देखो P बाय हमारे पास आर टी, यही हमारे पास। अब ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसी को अब थोड़ा सा चेंज करेंगे, गौर से देखना। हमारे पास ये क्या था, मोल पर लीटर। हमारे पास ये क्या था, एटीएम पर, हमारे मोल पर लीटर पर सेकंड, ये और इसमें चेंज करना था एटीएम पर सेकंड। तो पर सेकंड का तो मतलब नहीं, वो दोनों में सेम है, तो सिर्फ चेंज करना है क्या, मोलारिटी को एटीएम में। क्या यही है मोलारिटी से? अगर एटीएम में अगर चेंज करना है तो मतलब हमारे पास एटीएम को आरटी से डिवाइड कर दो, वो मोल में चेंज हो जाएगा। एटीएम प्रेशर क्या होगा, एटीएम। अगर एटीएम को आरटी से डिवाइड कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, मोल पर लीटर में। अगर मोल पर लीटर है तो उसको आरटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एटीएम में चेंज हो जाएगा। अगर इसमें और अच्छे से देखना चाहोगे तो देखो क्या क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ला सकते हो। हमारे पास क्या था, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे डीसी बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, dt। अब यहां से इस टर्म पर देखना, इस टर्म पे हमारे पास r और t क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारे पास 1 बाय आर टी बाहर निकाल सकते हैं। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, dp बाय, क्या यही था हमारे पास कंसंट्रेशन का, और ये हमारे पास क्या था, प्रेशर के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शंस। तो डिफरेंस क्या है कि अगर हमें मोल्स को, अगर हमारे पास मोल पर लीटर पर सेकंड को है तो यहाँ से एक तो दूसरा काम को तो dt से dt कैंसिल कर सकते हो। वही जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी सेकंड है और यहाँ पे भी पर सेकंड है, तो अगर वो हटाना चाहोगे dt dt कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, यहाँ पे मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और यहाँ पे है हमारे पास प्रेशर एटीएम। तो एटीएम को अगर डिवाइड कर देंगे आरटी से तो चेंज किस में हो जाएगा, मोल पर लीटर। अगर मोल पर लीटर को आरटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, एटीएम में। तो अगर आपसे ये पूछा जा सकता है कि यूनिट आपको प्रेशर में दे देगा, मगर जो यूनिट पूछेगा वो पूछेगा कि मोल पर लीटर में बताइए। क्या बात समझ में आ गया? तो अगर हमारे पास यहां से लिखना चाहें, यहां से सीधा सिंपल एक ट्रिक लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो कंसंट्रेशन होगा, अगर हमारे पास यहाँ पे एटीएम दिया हुआ है तो एटीएम को अगर आरटी से डिवाइड कर देंगे तो ये चेंज किस में हो जाएगा, हमारे पास मोल पर लीटर में चेंज हो जाएगा। दूसरा, हमारे पास अगर हमारे पास कैसे किस में दिया, अगर हमारे पास एटीएम में हमें दिया हुआ है तो कंसंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, हमारे पास आरटी से मल्टीप्लाई, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हमारे पास एटीएम। जो टाइम से है तो पर सेकंड तो दोनों में ही आ जाएगा। क्या बात समझ में आया, ये लिख लीजिए। लास्ट तो मैं बोल रहा हूँ कि जो सॉल्यूशन का आपका टेस्ट होने वाला है, अगर आपने मॉड्यूल ख़त्म कर लिया होगा तो उसी के, अगर आपने देखा होगा लास्ट भी कभी भी टेस्ट दिया होगा तो याद करो कि अगर मॉड्यूल का कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली भी आ जाता था, तो अगर मॉड्यूल क्वेश्चंस बना लिए हुए तो थोड़ा घबराइएगा बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा, उसी टाइप का क्वेश्चंस रहेगा। तो अगर आप क्वेश्चंस बनाए हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं बनाए हैं तो टाइम अभी बहुत पास नहीं हुआ है, पहला ही टेस्ट था, दूसरे टेस्ट में अच्छा कर लीजिएगा। हो गया, ये हो गया। बढ़े अब आगे, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। आपको बताना है कि कौन सा हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, या आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट। रिएक्शन दिया हुआ है 4 रिएक्शंस क्या दिया हुआ है हमारे पास, 2A प्लस हमारे पास 3B 4C प्लस हमारे पास 5D विच इज करेक्ट। कौन सा हमारे पास करेक्ट है? आपके पास पहला जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ है रेट ऑफ अपरेंस ऑफ सी। रेट ऑफ अपरेंस ऑफ सी इज
3/4 times of rate of disappearance of B. दूसरा लिखा हुआ है रेट ऑफ अपरेंस ऑफ, इतना क्या लिख रहे हैं, रेट ऑफ अपरेंस D इज हमारे पास 2/5 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ D. तीसरा ऑप्शन जो लिखा हुआ है रेट ऑफ अपरेंस ऑफ D इज 5/4 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ, यहां पे अबर लिखा हुआ रेट ऑफ अपरेंस ऑफ C. है डी लिखा हुआ है, यहां पे भी डी है, अच्छा वहां पे सॉरी डी, अच्छा रेट ऑफ डिसअपरेंस और रेट ऑफ डिसअपरेंस कुछ ना ए कर ले, मगर डिसअपरेंस की बात करेंगे यहाँ पे अपरेंस, तो ये डी, हाँ ए कर लो, ये हमारे पास ए सी, और चौथा दिया हुआ है नन ऑफ दिस. आपको यहां से पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. इसमें रेट ऑफ अपरेंस एक बार सी का डी का सब गलत है. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, एक बार चेक करो. हाँ है, अभी तुरंत सब हाँ कर देते हो. तो वो बोला ना कि नहीं है, तो उस समय कुछ नहीं बोला, जब बोले तो फिर हम तुरंत सब बोलने लगते हो. तो बस आती मेढक जैसा काम ना करो, अगर आपको पता है तो बोलो. चलो यहां से पहला हमारे पास पहला ऑप्शन चेक करते हैं. अगर हम पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो क्या लिखा हुआ, रेट ऑफ अपरेंस ऑफ सी. देखो हमारे पास पहला, तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन से लिख सकते हैं. हमारे पास अगर रेट ऑफ रिएक्शन से अगर लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/2 माइनस रेट ऑफ हमारे पास डिसअपरेंस, ये किसका होगा, ए का, इज इक्वल्स टू -1/3 रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ बी आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/4 रेट ऑफ अपरेंस ऑफ सी आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू 1/5 रेट ऑफ अपरेंस ऑफ डी. चलो देखो, सबसे पहला सी और बी की बात करना है, तो सी और बी का टर्म्स लेंगे. हमारे पास सी और बी, तो ये क्या है, -1/3 रेट ऑफ डिसअपरेंस हमारे पास बी. अच्छा यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा ना, इसमें रेट में आ जाता, कोई बात नहीं, ये जो नेगेटिव है सब में हटाना पड़ जाएगा उस तरह. तो ये रेट में हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है. अब यहां से देखो, रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ बी इज इक्वल्स टू, हमारे पास सी वाला टर्म्स क्या है, 1/4 रेट ऑफ अपरेंस ऑफ सी. अब देखो क्या लिखा हुआ था, रेट ऑफ अपरेंस ऑफ सी इज, तो रेट ऑफ अपरेंस ऑफ सी, ये यहां से क्या आ जाएगा, ये 4/3 रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ, तो बी का कितना आना चाहिए था, 4/3. यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्या बात समझ में आया. दूसरे वाले पे हम लोग चेक करेंगे, ये हमारे पास था पहला. अगर हम दूसरे स्टेटमेंट में जाएंगे तो डी और ए को कंपेयर करना था, तो ए का हमारे पास क्या था, 1/2 रेट ऑफ डिसअपरेंस ए इज इक्वल्स टू, दूसरा था हमारे पास ए आ गया, और डी क्या था, 1/5 रेट ऑफ अपरेंस ऑफ डी. तो हमसे पूछा क्या हुआ था कि डी के टर्म्स में, तो ये कितना ज्यादा, 5/2 rate of disappearance of A is equals to rate of appearance of D. यहाँ पे कितना दिया हुआ था, हमारे पास क्या है आता, 5/2. क्लियर. नेक्स्ट अब थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे, तो थर्ड ऑप्शन चेंज करेंगे तो डी, और हमारे पास फिर से सी की बात करेंगे, तो डी हमारे पास क्या था, 1/5 रेट ऑफ अपरेंस ऑफ डी इज इक्वल्स टू, हमारे पास डी और कौन था, सी हमारे पास ये है 1/4 रेट ऑफ डिस सी, रेट ऑफ अपरेंस ऑफ सी. तो यहां पे हमारे पास बोला हुआ था डी का रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास
रेट ऑफ अपरेंस ऑफ D is equals to 5/4 times of rate of appearance of C. क्या बात समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चंस लिखिए तो। अच्छा ये घर से कर लेना, ये कोई अच्छा पीडीएफ ले लो या जो करना है। क्वेश्चंस हमारे पास लिख देते हैं। 4 रिएक्शंस क्या दे दिया हमारे पास 4 NH3 प्लस हमारे पास 5 O2 ये बनाएगा 4 NO प्लस हमारे पास 6 H2O। दिया हुआ रेट ऑफ अपरेंस ये NO का रेट ऑफ अपरेंस NO का दे दिया हुआ है, ये दे दिया हुआ 3.6 इंटू 10⁻⁵ हमारे पास मोलर पर सेकेंड। आपको बोला हुआ है कैलकुलेट। पहला हमारे पास रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ अमोनिया, दूसरा रेट ऑफ अपरेंस ऑफ वाटर, और तीसरा बोला हुआ है रेट ऑफ रिएक्शंस पता करने के लिए। कर सकते हो? चलिए